big round of applause, ladies and gentlemen, for the one and only Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. योगी जी, आप हम सब के हमेशा से चहीते रहे हैं और वो हर चुनाव में दिखाई भी देता है। चुनाव एक और आ रहा है, लेकिन चुनाव हो या कुंभ हो, हमेशा आपकी बातें सुनने के लिए जनता आतुर रहती है। आपके साथ तमाम जो सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, तहे दिल से उन सब का धन्यवाद करती हूँ और नवभारत के इस महाकुंभ में आप सबको स्वागत करती हूँ। योगी जी, मंच पर आपका स्वागत है। तो जनता जनार्दन का जो फैसला है वो तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति थी? क्या ये आस्था की कहीं ना कहीं मध्यम होने की बात थी? क्या हुआ? देखिए, एक तात्कालिक रूप से किसी झूठ का सहारा लेकर के व्यक्ति कुछ देर के लिए तात्कालिक सफलता भले ही प्राप्त कर सकता हो। जैसे होता है ना, लोग अफवाह फैला करके कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही इन लोगों ने तमाम प्रकार के झूठ और फरेब का सहारा लिया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देगी, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो खटाखट 1 लाख रुपए सबके खाते में चला जाएगा। ये तमाम बातें इनके द्वारा और बाकायदा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने किया। ये लोग परेशान थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत के संविधान का आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने नई संसद में संविधान की प्रति अपने सिर में ले जाकर के स्थापित करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन सभी 5 महत्वपूर्ण स्थलों को, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी हैं, उन सबको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को उपलब्ध हुआ। लेकिन तात्कालिक रूप से इंडी गठबंधन उस समय दुष्प्रचार करने में, अपने झूठ को फैलाने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही जनता जनार्दन को वास्तविकता का पता लगा तो इनको चारों खाने मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जीत के लिए माना जाता है कि आपका एक नारा था जिसने जोड़ के रख दिया, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मेरा नारा नहीं, हम लोगों ने एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी उस पूरे कैंपेन में भाग लिए थे। लेकिन ये पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उन उपलब्धियों के साथ साथ आम जनमानस को इंडी गठबंधन की वास्तविकता का पता लग गया था, तो इसलिए उन्होंने उनको जवाब भी दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके बड़े बड़े दिग्गज इंडी गठबंधन के सब धराशायी होते हुए गए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इनको माफ करेगी। दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं और सभी प्रकार के मुद्दे दिल्ली में सामने आएंगे। जो वहां तो इंडी गठबंधन तो है नहीं बचा हुआ,
वो तो जितने उसमें लोग जुड़े हुए थे, जितने दल जुड़े हुए थे, उतने ही उसके अलग अलग भाग में वो विभाजित भी हो गया है। लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सभी अपने अपने मुद्दों पे लड़ रही है और दिल्ली को कैसा नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आपने कुछ बिजली खोजबीन की संभल में भी, वो बिजली चोरी हो रही थी संभल में भी कुछ इसके प्रमाण, तब से आप विपक्ष के निशाने पर बहुत आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहां मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है और संभल की सच्चाई ये थी, एक तो बिजली की है। संभल में हर महीने 3 लाख की आबादी का कस्बा है, लेकिन हर महीने हमें 200 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी अकेले वहां होती थी। दुर्भाग्य से मस्जिदों के ऊपर एक प्रकार के अस्थायी सब स्टेशन बना करके और वहां से कनेक्शन बांटे जाते थे, वहां से वे लोग वसूली करते थे, पावर कॉर्पोरेशन नहीं करता था। और ऐसे ही 4 मस्जिदें हम लोगों ने पकड़ी जिनके ऊपर ऐसे 200-300 कनेक्शन इन्होंने बांटे हुए थे और वे लोग वसूली करते थे। अकेले संभल कस्बे में 90% लाइन लॉस थी, यानी बिजली चोरी होती थी। तो उसी को आखिर व्यवस्था तो ठीक करना ही था उसको, कि वास्तविक सच्चाई क्या है। संभल में बिजली का जो आपने किया वो उपभोक्ताओं के साथ न्याय था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो थाना बना वहां पर, जो ओवैसी जी कहते हैं कि वक्फ के जमीन पर बना है, और वहां की मंदिर की सच्चाई कितनी दूर तक लेकर जाएंगे? देखिए, भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, और मुझे लगता है उनमें पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के और उसके उपरांत बने हुए 18 पुराण हमारे सामने इस बात के प्रमाण हैं, जिन्होंने आज से 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कहां पैदा होना है। उन पुरातात्विक अवशेष के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संभल नगरी वही है जो पुराण उल्लेख करता है, और परंपरा के साथ भी लोग वहां इस बात के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं या कोई व्यक्ति कह रहा है, परंपरागत लोगों की आस्था वहां पर है और ये सारी चीजें वहां देखने को मिलती भी है। तो अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन योगी जी, विपक्ष के लोग कहते हैं कि अब हम पौराणिक काल में नहीं जी रहे, अब हम एक संवैधानिक काल में जी रहे हैं, जहां लॉ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है, उनका कहना है कि अयोध्या के बाद अब और कोई जगह नहीं। आप समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है? अब तक सरकार ने अपनी राय नहीं व्यक्त की है, क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग हर एक एक्ट का सम्मान करते हैं, भारत के संवैधानिक दायरे में रह करके देश की आस्था को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मूल संविधान था उसका प्रियम्बल क्या कहता है? आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट कांग्रेस को किसने दे दी? किसने दे दी? अपने सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने की छूट किसने इनको दे दी? क्या ये सच नहीं है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है
प्रियम्बल इस बात को बोलता है, आस्था का सम्मान करते हुए। लेकिन 1976 में जब इस देश के मौलिक अधिकार सस्पेंड किए गए थे, देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी, तब कांग्रेस ने उस समय उसको हटा करके दो नए शब्द जोड़े थे, और सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये दो शब्द जोड़े थे। प्रियम्बल किसी भी संविधान की या किसी भी ग्रंथ का जो प्रस्तावना होती है, वो उसकी आत्मा होती है। ये आत्मा का गला घोंटने जैसा कार्य की दुष्कर्म कांग्रेस ने किया था। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, ये तो भविष्य का विषय है। हम वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान के मुद्दों को ये समाज के सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग क्या कृत्य किए थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, 1976 और 1978 में संभल में जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, उससे जुड़े हुए किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। क्यों छोड़ दिए गए थे लोग? इनके मुकदमे वापस क्यों ले लिए गए थे? क्या उस समय भी कोई एक्ट था? आप न्याय दिलवाएंगे? देखिए, मैं न्याय दिलाने वाला कौन होता हूं? मैं तो एक प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है कि उन पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। 184 हिंदू 1978 में मारे गए थे। 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या 1976 में भी हुई थी। उनके परिवारजनों को और न्याय भी मिलना चाहिए, और उनकी संपत्तियों पे जो कुछ लोग काबिज हो गए थे, वे संपत्तियां भी उन्हें वापस मिलनी चाहिए, और हमारा प्रयास होगा कि उन्हें वापस मिले। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। संभल में अब आप कैसे समझते हैं कि रास्ता कैसे निकलेगा? और कुछ लोग आप पर कटाक्ष भी करते हैं कि शायद राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए संभल को उजागर करके 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। संभल चूंकि उत्तर प्रदेश में है, आपने संभल के बारे में पूछा तो संभल के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन जनता को पता तो लगना चाहिए कि इस राज्य पे शासन करने वाले वे लोग कौन थे जो सच्चाई पे धूल डाल करके उसको छुपाना चाहते थे, और उसी सच्चाई को उजागर करने का एक माध्यम है संभल। हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता योगी जी के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरा डीएनए चेक कराओ तो मैं भारतीय मूल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा? देश के बड़े इस्लामिक देश के राष्ट्रपति हैं, उनको ये कहने में कभी भी संकोच नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को इतना संकोच क्यों तो होता है? लड़ाई तो इसी बात को लेकर के है। तो मैं यही कहता हूं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे बड़ा। और जो माननीय राष्ट्रपति इंडोनेशिया हमारे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट हैं, उनका नाम विशुद्ध संस्कृत निष्ठ नाम है, उपासना विधि इस्लाम है। यह है महानता, यह है महानता कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश राम को अपना पूर्वज मानता है। गरुड़ उनकी नेशनल एयरलाइंस है। गणपति उनकी करेंसी का पार्ट है। रामलीला उनका नेशनल फेस्टिवल है। क्या भारत के अंदर रह करके भारत की धरती का उपभोग करने वाले, भारत के अंदर हर प्रकार से अपना जीवन यापन करके आगे बढ़ने वाले लोग
एक बड़ी आबादी जो वोट बैंक, दुर्भाग्य से वोट बैंक बन करके रह गई है, क्या वह कभी स्वीकार कर पाएगी कि उसके पूर्वज भी राम थे? और मैं यही मुस्लिम नेताओं से कह रहा हूं कि कुछ तो उनको सीखना चाहिए, अब कुछ तो सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में कोई भी संशोधन होगा तो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देश में सबने विरोध किया था, उसी तरह के विरोध दोबारा होंगे और ये सिर्फ विधेयक वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें ये संशोधन समय की आवश्यकता है। वक्फ के नाम पर लूट खसोट को कंट्रोल करने का एक माध्यम है और मुझे प्रसन्नता है कि जेपीसी ने इस मुद्दे पर अपनी पूरी एक उसको पास करते हुए पार्लियामेंट को वापस किया है और हम लोग विश्वास करते हैं कि अगले सेशन में कुछ न कुछ अच्छा होगा। ओवैसी ये धमकी न दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन देशों से भारत में शरणार्थी का जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों को यहां की नागरिकता प्राप्त होनी शुरू हो गई है। पहली बार इस प्रकार का क्रांतिकारी कदम उठाया गया, परिणाम सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्फ संशोधन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे वे जमीनें सुरक्षित भी होंगी, प्रॉपर्टी सुरक्षित भी होंगी और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा दुरुपयोग करने से उस पर नियंत्रण भी होगा। लेकिन मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि आप उनके मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, आपका जो संभल का थाना है वो भी वक्फ की जमीन पे है, ये सब कुछ आप वापस लेना शुरू कर कह रहा हूं, देखिए, वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है। वहां के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए। वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया, थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मठाधीश माफिया हैं। देखिए, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन माफियागिरी चलने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, आप ही के उत्तर प्रदेश से बना एक राज्य उत्तराखंड है, वहां पर यूसीसी लागू हो गया है, आपके यहाँ है? लागू कब होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कब आएगा? देखिए, उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। इससे केवल यूसीसी वैवाहिक एक विवाह और विरासत से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के नहीं, मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जो चैलेंज है लैंड जिहाद, उस पर अंकुश लगेगा और ये लगना भी चाहिए। देवभूमि को उसकी पहचान बनी रहनी चाहिए। यूपी जिस बीमारी से ग्रसित होने जा रहा था वह था लव जिहाद। हमने लैंड जिहाद नहीं है, मैं कह रहा हूं लव जिहाद से लैंड जिहाद था। ये वक्फ संशोधन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उत्तर प्रदेश ने वक्फ अधिनियम में
नियमावली में हम लोगों ने बहुत पहले संशोधन कर दिया था और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखने की व्यवस्था की है कि जो इन्होंने 1,27,000 से अधिक प्रॉपर्टी को यूपी के अंदर बताया था ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम इसकी बहुत पहले जांच करा चुके हैं और ये 1,27,000 नहीं कुल 7,000 थी। हमने कल केवल 7,000 प्रॉपर्टी आपकी है, शेष राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। तो उनकी लैंड जिहाद की प्रवृत्ति को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश ने 2020 में ही हम बना चुके हैं, लागू भी है यहाँ पे और बहुत सख्ती से हम उसको लागू भी कर रहे हैं। तो ये जो 1,20,000 1,27,000 से अधिक प्रॉपर्टी, हाँ 7,000 उनकी, अब बची 1,20,000, तो ये सारी सरकारी नियंत्रण में आ चुकी हैं? राज्य सरकार के उसमें समाहित है, आ चुकी हैं। ये सब राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड का पार्ट बन गई है। योगी जी, कंपटीशन तो चलता रहता है, ये लोकतंत्र की एक परंपरा है, लेकिन अगर आपसे दिल की बात पूछूं तो विपक्षी नेताओं में आपको ज्यादा पसंद कौन है, अखिलेश जी या राहुल गांधी? देखिए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की उपस्थिति एक राज्य में है, एक दिल्ली में है। दोनों की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को और साफ करता है। ये जितना बोलेंगे हमारे लिए उतना अच्छा एक रास्ता खुलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्कीपुर लेकर जाएंगे या? मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। मिल्कीपुर तो 5 फरवरी को ही चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी जीतेगी। हम 9 में से 7 जीते हैं, 10 में से 8 बीजेपी जीतेगी। बड़ी भविष्यवाणी की है योगी आदित्यनाथ जी ने, और आज बहुत बहुत दिनों के बाद आप इतने फ्री तरीके से हमारे से जो बातचीत कर रहे थे, ये थोड़ा बनाए रखिएगा, क्योंकि 27 तक बहुत बार आपके साथ बैठना। मैं वही कह रहा हूं कि 10 में से 7 का मतलब 10 में से 8, 10 में से 8 का मतलब यानी 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होगा। ये आप देखना 2027 में भी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हमसे बातचीत करने के लिए।